एक बार आंख बंद करेंगे और हम ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। कमर सीधी कर लो, गहरी श्वास हो रहेंगे। एक बार फिर से आप सब साथियों के चरणों में मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो जो इस बारिश के मौसम में आप जैसे साथी राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र हित की लड़ाई में निमित्त बनने आए हैं, आप सबका स्वागत है और आपका धन्यवाद है। आना तो यहाँ पर और भी बहुत से साथी चाह रहे होंगे, लेकिन उनके सामने ये बारिश समस्या आ गई। लेकिन असली योद्धा वो होता है जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है। फिर हम धन्यवाद करना चाहेंगे भाई मुकेश का, सुरेश भाई का, प्रहलाद भाई का और जो इनकी टीम जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की हमारे खाने की और हमारे रहने की। एक बार तालियां बजाकर इन भाइयों का स्वागत करें। ये जो भी 30 से 40 मिनट रहेंगे लगभग, ये कोई इसको ट्रेनिंग ना मानना ना, हमें अभी ऐसे हुए कि हम किसी को कुछ ट्रेनिंग दे पाए। ये एक सामान्य चर्चा होगी और इस चर्चा में हमें यह जानना है कि भाई हम किस प्रकार जाकर समाज में क्या कुछ कर सकते हैं। समाज हमारी बातों को सुने तो क्यों सुने, क्या लगी है उसको कि वो हमारी बातों के ऊपर गौर करे। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कितने साथी हैं जो जनता सरकार मोर्चा से पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम, हाँ, जनता सरकार मोर्चा से जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जनता सरकार मोर्चा का जो गठन है वो लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था और ये जो जनता सरकार मोर्चा ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। और इसकी वैसे तो इसने छोटी छोटी तो बतेरी लड़ाइयाँ लड़ ली, कहने के लिए वो लोगों के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि हमने जिस पड़ाव को पाना है उस पड़ाव को देखते हुए बहुत छोटी हैं। 4 लड़ाइयाँ हैं जो मुख्य, जो हमने अभी तक जीती हैं। एक है कि हमने लॉकडाउन और जो ये मुंह के ऊपर जो एक गुलामी का जो पटका था उसको उतरवाने का सबसे पहले हरियाणा में काम किया और वो काम जनता सरकार मोर्चा ने किया है। दूसरा है कि करोड़ों लोगों को इस तथाकथित महामारी की बूटी लगने से बचाया है, जो अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा है कि हमारे छोटे बच्चों में भी ये महामारी आने वाली थी। एक जनता सरकार मोर्चा की ही देन है कि जिसने उसका कड़ा विरोध किया और उस महामारी की भ्रूण हत्या करी। नहीं तो हमारे बच्चों में भी ये बीमारी आनी थी और वो भी ऐसे ही मरने थे। जो चौथा सबसे बड़ा काम किया है, जो आजादी के इतने तथाकथित जो भी आजादी बोल रहे हैं, खैर गुलामी का दौर तो इससे भी भयानक था। इस आजादी के बाद भी जो अब तक की जो बहुत सारी सरकारें आई, उसमें कांग्रेस भी आई, उसमें बीजेपी भी आई, उसमें गठबंधन की भी सरकार आई है, जो कोई भी सरकार आज तक वो काम नहीं कर पाई जो शहीद स्मारक, शहीद नमन स्थल या शहीद स्मारक स्थल हुसैनीवाड़ा में है। वहां पर जनता सरकार मोर्चा ने समाज के सहयोग से वहां पर देसी घी से जोत जलाने का काम किया है और मात्र एक आह्वान के ऊपर गांव मतलब समाज ने 12 क्विंटल देसी घी इस मुहिम में अर्पित किया था। तो समाज अभी इतना सुस्त नहीं हुआ है कि वो हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है। वो देख रहा है कि ये करना क्या चाहते और करेंगे क्या। एक सामाजिक कार्यकर्ता कौन सामाजिक कार्यकर्ता बनता है, उसके पीछे का भी एक लॉजिक है कि कौन समाज हित के कामों में आगे आता है और समाज उसका किस प्रकार साथ देता है। दूसरा, मैं आप सबसे एक बार ये भी इस पे बाद में चर्चा करेंगे। एक मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने साथी हैं जो सिर्फ रुपए के विषय को लेकर, रुपए के खेल को जानने के लिए यहां पर आए हैं। ऐसे कितने साथी हैं जो केवल और केवल रुपए के खेल को जानने के लिए यहां पर आए हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं, जो भी आया हाथ उठा लो।
ऐसे आप में से कितने साथी हैं जो केवल और केवल रुपए के खेल को समझने के लिए आए हैं, उसके समाधान चाहते हैं? दूसरा, वो साथी बताएं कि जो समाज की सभी समस्याओं के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि रुपए के अलावा भी तो बहुत सी समस्याएं हैं। रुपया तो केवल एक समस्या नहीं है, लेकिन सब समस्याओं के मूल में रुपया आ गया। लेकिन रुपए के जो जानने के लिए बहुत से साथी, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है, लेकिन जो समाज हित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन साथियों के लिए ये बात जरूर जानने की है। मेरे पास अभी, मैं यहीं पर जयपुर में ही आया हुआ था 3-4 दिन पहले, एक साथी का फोन आया था जो 2018 से जुड़ा हुआ हमारे से। वो साथी का एक ही बात कहनी थी कि भाई मैं फोन करते ही बोला भाई मैं परेशान हो गया। मैं किस कारण से परेशान हुए हो भाई? कि जानते बहुत कुछ है, समाज को बताते भी हैं, लेकिन हमारे घर के, समाज तो दूर की बात, हमारे घर के ही हमारा सहयोग नहीं करते। और वो इतना हताश हो गया कि वो बोला कि भाई मेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा है। मतलब क्या ये जो इतने जागरूक साथी हैं, वो इस तरीके से, उनकी मतलब इतनी संकुचित सोच कैसे हो जाती है कि भाई वो इस विचार के ऊपर चले जाते हैं कि मेरा ये विचार कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। आप में से ऐसे भी बहुत साथी होंगे जिन्होंने समाज में जाकर, जो ये पूरा वैश्विक षड्यंत्र है, इसको जानने वाले बहुत से साथी बैठे हैं यहाँ पर, समाज में गए होंगे लेकिन आपकी बातों को प्राथमिकता नहीं दी होगी। ऐसा क्यों हुआ? समाज को क्या लगी है कि वो हमारी बातों में प्राथमिकता दे? भाई हम किसी को समझाने जा रहे हैं, समझाने जावा है ना हम, या बताने जाते हैं? हम समझाने जावा है, समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी सुनील भाई चर्चा कर रहे थे कि नौजवान और बुजुर्ग, जब तक ये साथ नहीं आएंगे तब तक समाधान नहीं होगा। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ नहीं आते, और नौजवान कहते हैं कि उनके साथ हमारी सोच मैच नहीं होती। मतलब इनडायरेक्ट तौर पे जो सुनील भाई ने बताया है, उसका एक ही समाधान है कि भाई नौजवानों को समझाना है तो उसकी सोच के अनुसार समझाना, बुजुर्गों को समझाना है तो उसकी सोच के अनुसार समझाना है। और अगर बच्चों को समझाना है, क्या जैसे अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी बच्चे को समझाया जा सकता है ऐसे? दो हमारे छोटे साथी बैठे हैं, हो ये उस उम्र को पड़ाव को पार कर चुके, बहुत सी बातें इनके समझ में भी आ रही होंगी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो इनकी समझ में नहीं आ रही होंगी। लेकिन एक छोटे बच्चे को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसका अलग तरीका है। तो उसी प्रकार अगर समाज में जाके हमने जानकारियां देनी है तो उसका तरीका भी हमने अलग अलग, मतलब समाज की समस्याओं को देखते हुए उसको समझाना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लगभग 1 साल भर पहले की बात है। हमारे यहाँ सोनीपत में किसी साथी से हम मिलने गए थे, वहाँ पे कार्यक्रम होना था। तो जब उनके पास गए तो हम उसको समझा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास उतनी समझ नहीं थी। और वो साथी हमारे से मतलब रुष्ट हो गए, वहाँ से चला गया। 4 दिन के बाद वहीं पर जनता सरकार मोर्चा का कार्यक्रम होना था, तो उसमें देवेंद्र भाई आए। मैंने वहां पर वो तरीका देखा कि जो बच्चा हमारे से रुष्ट हो गया, वहां से चला गया था, हो सकता मन ही मन में हमारे को गालियां भी दे रहा हो, लेकिन देवेंद्र भाई ने उसको इतने बढ़िया तरीके से समझाया कि वो अंत में उनको गुरुजी कह के उठा। बात वही बताई जो हम बताना चाह रहे थे, लेकिन हमारा तरीका क्या था, वो सही नहीं था उसके अनुसार। मतलब जब भी हम समझाएं तो उनके तरीके के अनुसार ही समझाएं। अब समाज में समस्या है कहीं पर कि भाई हमारे यहाँ पर गंदा पानी भर रहा है, और हम जाके उसको बताएंगे कि ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, समझेंगे क्या? हम उनको उस गंदा पानी जो भर रहा है उसका बताएं कि भाई इसका समाधान क्या है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी बताएं। लेकिन बाद में उसको कुछ क्लू छोड़ के आए हम वहां पर अपनी बातों के भी, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य जो है वो राष्ट्र निर्माण का है ना, और हमारी राष्ट्र हित की लड़ाई है, और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो गांव वालों को समझ में आएगा नहीं, तो उनकी स्थानीय समस्याओं को जोड़ो और जाके उनको इनडायरेक्ट तौर पे कनेक्ट करो कि ये भी एक ऐसे ऐसे साजिश का हिस्सा है।
हमारे यहाँ गंदा पानी नहीं हुआ करता। देवेंद्र भाई ने कल बहुत बढ़िया बात बताई थी कि पानी के पीछे का क्या खेल है, कैसे हमारे तालाबों को बर्बाद किया गया है, कैसे पानी की वेस्टेज हो रही है। अब वो पानी है जो तालाबों के अंदर, उसको हम अपने खेत में नहीं दे सकते। खेत में देंगे तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर इतने घातक घातक केमिकल है जो हम अपने शरीर पर ही रगड़ रहे हैं हर रोज। तो समाज में हम जब भी जाएं उसी के अनुकूल हमने बात करनी है, और समाज सुनने के लिए भी तैयार है, और समाज चाहता है कि हमारा आगे कोई नेतृत्व करे। 95% समाज जो वो फॉलो करने वाला है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और हमारा नेतृत्व करे। क्योंकि नेतृत्व भी कब करेगा, जब आपके अंदर कुछ लगेगा उनको, तभी तो आपको नेता मानेंगे ना। यहां पे नेता का मतलब इन राजनीतिक लोगों से ना जोड़ना। जो असल में समाज का जो नेतृत्व करते हैं वो भावुक लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भावनाएं होती, वो किसी को भी आत्म दुखी नहीं देख सकते, और वो भावुक लोग वो समाज हित के कार्य करने आते हैं। लेकिन समस्या एक हो जाती है कि वो जो भावुक लोग हैं वो चाहते हैं कि हम हमेशा किसी से भी जुड़े तो हम भावनात्मक जुड़े, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव बहुत छोटा रहता है, क्योंकि भावनाएं तो आहत होनी है ना। और जब भावनाएं आहत होंगी उसके बाद होंगे मन भेद, और मन भेद के बाद होंगे मतभेद। क्योंकि मन में जब कोई भेद उत्पन्न होगा तभी तो मतभेद होंगे, या पहले मतभेद हो जाते हैं। ये तो हमारे को गलत बताया गया कि पहले भाई मतभेद भले ही हो जाए लेकिन मन भेद ना हो। लेकिन मतभेद ही तभी होते हैं जब मन भेद होने लगते हैं इंसान के, और मन भेद तब होते हैं जब उसकी भावनाएं याद होती हैं। तो हम भावनाओं के साथ जुड़कर विचारधारा के ऊपर काम करें। भाई देवेंद्र भाई है, नरेंद्र भाई है, सुनील भाई है, सुशील और भी अन्य साथी हैं, हम उनके साथ कनेक्ट हैं, लेकिन हम उनके साथ भावनाओं से कनेक्ट कितने दिन रहेंगे। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये मेरी खुद पे बीती हुई बातें हैं। मतलब हम भी शुरुआत में भावनाओं के साथ ही जुड़े थे, और वो भावनाएं एक न एक टाइम पे आगे जब बात होती हैं तो फिर हमारा वहां से बिखरना शुरू होता है। और जब हमारा बिखरना शुरू होगा तो हम एक दूसरे के आगे बुराई करेंगे कि भाई वो इंसान ऐसा, क्योंकि हमारे अंदर वो समझ नहीं होती। पहले तो उस समझ को उत्पन्न करना है कि अभी यहां पर जितने स्लोगन लगे हुए हैं हमारे क्रांतिकारियों के चित्रों के साथ, आप में से कितने साथियों ने इन पर गहनता से अमल किया है। ये जो भी स्लोगन लगे हुए हमारे क्रांतिकारियों के चित्रों के साथ है, इनके ऊपर पढ़ा किसने और इस पे अमल किसने, मतलब गहनता से विचार किसने किया है। मतलब चिंतन तो किया होगा ना, या पढ़े ही नहीं है। इनका भी तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा यहां पर लगाने का। अगर एक भी साथी को भी मैं मतलब देख रहे हैं जो कल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर एक भी साथी को उठा के ये पूछ ले कि आप ये जो सारे के सारे लगे हुए हैं मतलब क्रांतिकारियों के जो विचार हैं इनको आप एक बार सूचीबद्ध लगा दो, मेरे को नहीं लगता कि आप में से एक भी लगा पाएगा फिलहाल। और ये इसके पीछे भी लॉजिक ही है कि ये अलग अलग विचार अलग अलग जगह पर क्यों लगाए हुए हैं। अब महर्षि दयानंद कहते हैं कि अज्ञानी होना गलत नहीं है, लेकिन अज्ञानी बने रहना वो गलत है। दूसरा है चंद्रशेखर आजाद जी का है कि अगर देश के युवाओं का मतलब वो देश के प्रति जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसको देखते हुए अगर देश के नौजवानों का खून नहीं खोलता तो वो खून नहीं, वो पानी है। मतलब देश के युवा अगर देश के प्रति नहीं सोच रहे तो फिर सोचेगा कौन और बदलाव लेके कौन आएगा। जनता सरकार मोर्चा का दे ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं यहां पर भीड़ को इकट्ठा करना कतई नहीं है। हम आप लोगों में से ये चाहते हैं कि कोई भी साथी आए और वो समाज का नेतृत्व करने के लिए आए, क्योंकि समाज में 95% लोग हैं वो फॉलोवर हैं।
और वो जो 95% वो सज्जन लोग हैं, वही सज्जन लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेतृत्व करना चाहते हैं लेकिन वो अपने घर पे बैठे रहते हैं, और उसमें से 1 से 2% लोग निकलते हैं जो उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, और वो फिर तुच्छ प्रवृत्ति के लोग वो आगे समाज का नेतृत्व करते हैं, और फिर वो हमारे को नेता बनते हैं और वो बेच जाते हैं। असल में तो नेता की परिभाषा ही बदल दी उन लोगों ने। आज अगर हम कहीं पर नेता शब्द का प्रयोग करते तो वो ये बोलते हैं कि भाई ये तो राजनीति की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अब पीछे लाला लाजपत राय जी का एक कथन लिखा हुआ है, उसमें देखे कितना गुड है उसके अंदर। नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहे और वो निर्भीक हो। आप उस स्लोगन को देखते हुए, मतलब इस राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब नजर घुमाएंगे तो उसको आप सीधे सीधे देखेंगे कि इनमें से प्रभावशाली नेतृत्व किसका है। वो ढोंग तो नहीं कर रहे, और निर्भीक कौन सा है, और अपने अनुयायी से आगे होकर कौन लड़ता है। हिम्मत नहीं है उनका कि अपने अनुयायियों से आगे आके वो लड़े। वो तो सिक्योरिटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप गलत काम कर रहे हो और आपको जनता कभी भी सबक सिखा सकती है। जनता सरकार मोर्चा का असली ध्येय तो ये है कि जो ये नेता यहां से निकालेंगे, जितने भी ये साथी निकलेंगे, जिसके अंदर समाज के जो चल रहा है, समाज में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को देखते हुए वो साथी खुद ब खुद आगे आए और वो समाज का नेतृत्व करें। नेतृत्व कब होगा? जब हमारे पास ज्ञान होगा। और ज्ञान कैसे होगा? वो ऐसी ऐसी सभाओं में आ सकते हैं, यूट्यूब वगैरह से कुछ जो अच्छे लोग हैं उनसे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, किताबें पढ़ के कर सकते हैं। कुछ जो पीछे जितने क्रांतिकारी हुए हैं उन क्रांतिकारियों की हम किताबें पढ़ सकते हैं। और जब हमारे अंदर वो ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर नेतृत्व के गुण बिल्ड हो जाएंगे। क्योंकि समझ ही, सुनील भाई बोलते हैं बहुत बार कि ना समझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। समझ का मतलब यहां पर ज्ञान है। जिसके अंदर जितना ज्यादा ज्ञान होगा उसको पता होगा कि किन परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, वही लोग समाज का नेतृत्व कर पाएंगे। और जिनको यह लगता है कि भाई परिस्थितियां, जैसे ये बारिश हो रही थी तो ऐसे बहुत से साथी हैं, मुकेश भाई बता रहे थे कि बहुत से साथी आने वाले थे लेकिन वो बारिश के कारण नहीं आ पाए। वो क्या थे? उन लोगों की जरूरत भी नहीं थी, वो यहां पर आए नहीं। तो क्योंकि जो परिस्थितियों से डरते हैं वो एक न एक दिन आके जरूर मैनेज होंगे, वो कभी भी नेतृत्व नहीं कर पाएंगे समाज का, क्योंकि उनके अंदर तो शुरुआत में ही डर है। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ एक बात को जोड़ना चाहूंगा। पहले तो आप ये बताइए कि परिस्थितियां समस्या हैं या क्या है आपकी नज़र में? हम बार बार बोल देते हैं कि भाई हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। हमें अपने घर की स्थिति देखनी पड़ती है, तो इस वजह से हम समाज हित का काम नहीं कर सकते। मतलब वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि परिस्थितियां समस्या हैं? कितने लोगों को लगता है ऐसा कि परिस्थितियां समस्या हैं? जी, हम उसके ऊपर बताएंगे ना अभी। परिस्थितियां हैं जो, परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं होती। एक दिव्यांग राजा हुआ करते थे, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। उसका राज्य बड़ी खुशहाली से रह रहा था। मतलब उसका जो राज करने का जो तरीका था वो जनहितैषी था, और उसके राज में, उसके कार्यकाल में जनता बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो वो राजा एक दिन अपने इसमें गैलरी थी, उस गैलरी में भ्रमण कर रहे थे जिसमें उसके पूर्वजों के चित्र लगे हुए थे।
और वो देख रहे थे कि आपके ये पूर्वज हुए हैं, मतलब मेरे दादा ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे परदादा ऐसे थे, वो मतलब इतने महान हुए हैं। उसको अपने दिव्यांगपने के ऊपर कोई भी दुख नहीं था कि आप दिव्यांग हो। लेकिन जब वो उनको देख रहे थे, अंत में उसको एक खाली जगह दिखी। उस खाली जगह पे उसका देखते ही उसका चिंतन एक बात पर गया कि भाई यहां पर ये जो खाली जगह है, यहां पर आपका भी चित्र लगेगा, और आप तो दिव्यांग हो, ना आपकी एक आंख है, ना आपका एक पैर है। तो वो इस बात को लेकर चिंतित हुआ कि मेरे जाने के बाद न जाने इस पर चित्र कैसा लगेगा, तो क्यों ना मैं एक चित्र पहले ही बनवा के देख लूं। तो उस राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि मुझे अपना एक चित्र बनवाना है, और सभी चित्रकारों को वहां पर आमंत्रित किया। बाहर से भी गए, उसको बोला भाई जो मेरा चित्र अच्छा चित्र बनाएगा उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। अब कौन नहीं चाहेगा भाई उचित इनाम लेना। तो जितने उसने जबरदस्ती भी बहुत से चित्रकारों को बुलाया, भाई चित्र बनाओ। अब वो डर गए कि भाई राजा का चित्र है, अगर जो वो राजा का चित्र गलत बन गया, खराब बन गया, एक आंख नहीं है, जिसका एक पैर नहीं, उसका चित्र कैसा होगा। तो जितने बड़े बड़े बुजुर्ग चित्रकार भी थे वो सब के सब डर गए, कोई उसका चित्र बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। उसमें से मात्र एक 18 साल का नौजवान आगे आया और वो बोलता कि राजा जी मैं आपका चित्र बनाऊंगा। बोले ठीक है भैया आप बनाओ। तो उस नौजवान ने जब वो चित्र बनाया, उस चित्र में राजा का घोड़े के ऊपर बैठाया जिसमें उसका एक पैर दिख रहा था, और उस पे वो तीर चलाता हुआ दिखाया। और तीर जब हम चलाते हैं तो हमारी एक आंख बंद होती है, और उसने आंख भी वही बंद दिखाई जो राजा की आंख खराब थी। तो वो चित्र जब उसने देखा राजा ने कि भाई ऐसा तो मेरे पूर्वजों का भी चित्र नहीं है, तो यहां पर इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि अगर वो नौजवान भी उन परिस्थितियों को यह मानता कि भाई ये मेरे अनुकूल नहीं है, तो क्या वो चित्र बना पाता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब हमें उनसे निपटना ना आता हो। और परिस्थितियों से निपटना कैसे आता है, ये किसान आंदोलन के दौरान ऐसे बहुत से साथी मिले हमें भी कि जो जिनके अंदर सोच एक अलग प्रकार की थी, जिनका काम करने का कॉन्सेप्ट एक अलग प्रकार का था। असल मायने में तो हम जैसे साथी जो आप लोगों के सामने खड़े हैं, हम भी उसी एक आंदोलन की देन हैं। काम तो थोड़ा बहुत करने का 2018 में शुरू किया था, लेकिन जब वो आंदोलन देखा, किसान आंदोलन, उसमें तरह तरह के लोग देखे, उनकी विचारधाराएं देखी, तो वहां से पता चला कि लड़ाई असल में लड़ी कैसे जाती है। हमारे एक साथी हैं विकास ईश्वर, उनके पास मतलब जो उनकी गुणवत्ता है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, वो ये है कि आपातकालीन स्थिति में उचित निर्णय कैसे लिए जाते हैं तुरंत प्रभाव से। और उनसे हम बार बार यही सीखते रहते हैं कि भाई ये कैसे, इनका दिमाग किस तरह पे काम करता है कि ये जो हमारे अनुकूल जो परिस्थितियां नहीं हैं, उन परिस्थितियों को भी कैसे ये अपने अनुकूल बना लेते हैं। सरकार से कैसे टकराना है, आज उस स्थिति में जनता सरकार मोर्चा के साथी पहुंच गए हैं हरियाणा के अंदर खासकर, कि जिसमें अगर जो नाम भी ले देते हैं तो कि भाई जनता सरकार मोर्चा के साथी वहां पर आ रहे हैं, जैसे देवेंद्र भाई ने बताया था, तो वहां पर पुलिस एसपी तक मतलब वहां पर आने से थराते हैं। हमारे साथियों में वो गुण डेवलप हो चुके हैं उनके अंदर, मतलब उनकी बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी हो गई है, उनको ज्ञान अर्जन ऐसा हो गया है कि वो जब एक डीसी के सामने भी बात करते हैं तो वो डीसी भी जवाब नहीं दे पाता उनकी बातों के। तो वो ज्ञान से ही संभव है सब कुछ। तो ऐसे ऐसे साथी हमें बहुत सारे चाहिए। किसान आंदोलन में 5 लाख लोग बैठे थे, लेकिन उन जब बड़ी कॉल हुई थी उसमें पे ज्यादा भी आ जाते थे, लेकिन उन 5 लाख लोगों में से समझ 5000 के पास भी नहीं थी। अगर 5000 लोग समझदार होते तो वो जो आंदोलन 13 महीने चला था, वो आंदोलन हमें लगता था कि वो 2 से 3 महीने में खत्म हो जाता।
क्योंकि जो समझ वाले लोग थे वो अपनी जाके वहां पे बात रख रहे थे, क्योंकि समझ क्या करती है, हमेशा वो जनता को जगाने का काम करती है, उसको झकझोरने का काम करती है। देवेंद्र भाई भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी जब अपनी बात रखनी चाहिए कि भाई समाज को यह अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये सबकी साझी है। और जब हम इसमें सभी के मुद्दों को लेंगे तो सब लोग यहां पर आएंगे और सभी की समस्याओं का समाधान करके हम यहां से चलेंगे। तो उनमें से भी वो जितने भी किसान संगठनों के लोग थे वो नहीं बोलते थे कि नहीं, हमें सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़नी है। तो देखना हमें है कि भाई हम किस समझ के साथ समाज में जाते हैं और कैसे समाज के लोगों को हम जागरूक करते हैं। समाज को जरूरत बहुत है, हमने काम करके देखा है। अब आज की ही बात बताऊं, मैं कभी आज तक अपने गांव में नहीं गया हूं। 23 मार्च का जो हमने शहीदी दिवस पे जो कार्यक्रम किया था, एक बार अपने गांव में मैंने घी मांगा था। और आज मेरे गांव से सुबह, आज ही का दिन है, आज फोन आया था कि भाई सरपंच के गांव के विपरीत काम कर रहा है और इसको सबक सिखाना है। मैंने बोला सिखा लो भाई। बोले नहीं, आप लोग आओ, आप लोग ही इसमें सक्षम हो और आप कर पाओगे। मतलब वो चाहते हैं कि आप आओ, आप हमारा नेतृत्व करो। अब हमें करना क्या है कि जब हम गांव में जाते हैं, किसी को भी समझाते हैं, तो कैसे समझाना है। एक तो अपने आसपास के 10 से 15-20 किलोमीटर के एरिया को आप छोड़ दो, काम नहीं करो वहां पे, क्योंकि वहां पे आपकी एनर्जी कई गुना लगेगी। अपने से 15-20 किलोमीटर दूर जाओ आप, वहां पर आपका कोई भी जानकार है, उस जानकार के साथ आप गांव में जाओ, 4 लोगों के साथ इंटरेक्ट हो शुरुआत में, तो वहां को उनको पूरी परिस्थितियां समझाओ तथ्यात्मक। ये नहीं है कि भाई जाने के बाद बोल दिया भाई इन्होंने तो 800 करोड़ आबादी और 700 करोड़ खत्म करने वाले हैं, ये करोगे तो वो आपका विरोधी हो जाएगा कि आप तो बचकानी बातें कर रहे हो। उसको तथ्यात्मक उनकी समस्याओं को देखते हुए, जिस गांव की जो समस्या, उस समस्या को जोड़ो कि भाई ये समस्या नेता इस प्रकार से काम कर रहे हैं, पॉलिसियां इस प्रकार से बना रहे हैं कॉरपोरेट जगत के हाथ। और कॉरपोरेट जगत को हैंडल कौन करता है? वो बैंकर्स करते हैं, और बैंकर्स को भी कंट्रोल कोई करता है। लेकिन अब बैंकर्स तक उस बात को लेके जाओ। जब आप बैंकर्स तक उस बात को लेके जाओगे तब उसको बताना कि रुपए का भी खेल क्या है, ये बैंकर्स के द्वारा कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, बीमारी का क्या खेल है, उसको भी तथ्य उन्हीं से पूछो कि आपको लगता था कि ये बीमारी थी। अगर कोई बोले कि हाँ बीमारी थी, तो हमारे पास तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि भाई दिल्ली के अंदर लाशों के ढेर थे और बॉर्डरों पे 5 लाख किसान बैठे थे, एक सिंगल मौत इस बीमारी से नहीं हुई। इसी प्रकार आप इसके जो टीके लगे उसके साइड इफेक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं कि भाई इसके साइड इफेक्ट कुछ नजर आ रहे हैं, लगभग हर घर के अंदर इसके साइड इफेक्ट आज। तो जब हम इस प्रकार जाके उनको बातें बताएंगे तो हमारी बातों से सहमत होंगे। कभी भी एक बार में सारी बातें नहीं बतानी है, 5-4 चीज उनको ऐसी छोड़ के आओ जिसके ऊपर वो खुद रिसर्च करें, खुद सर्च करें। अगर आप उनको 5 क्लू ऐसे छोड़ के आ गए कि भाई ये क्लू और इनके ऊपर आप खुद सर्च करो, जब वो खुद सर्च करेंगे तो उनका बौद्धिक स्तर ऊपर जाएगा और उनको पता लगेगा कि हाँ भाई ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर आप कुछ वीडियो हैं जो देवेंद्र भाई की हैं, राजीव भाई की हैं, उनको आप सिलेक्ट करके रखिए कि शुरुआत में जो हम किसी से मिल रहे हैं उसको आप ये जो 4-5 किलो छोड़ के आ गए, उसके 2 दिन बाद उनके पास वो एक करके वो वीडियो भेज दीजिए और उनको बोलना कि इसको देखें जरूर, आगे जो करना है ना करना वो आप देखें। तो जब वो उन चीजों को देखेंगे, उन्होंने भी 5 चीजों के ऊपर सर्च कर रखी है ना, तो फिर वो चीजें जब उनसे कनेक्ट होंगी तो उनको लगेगा कि डॉट से डॉट कैसे मिलाने हैं और समस्याओं का पता कैसे करना है। तो इस प्रकार अगर हम समाज में जाएंगे तो समाज हमारे साथ खड़ा होगा और ये जो लड़ाई है ये लड़ाई भी बहुत आसान हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो मतलब जितनी भी समस्याएं चल रही है, अगर जो हम इनको ये लग रहा है कि भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है, कुछ भी बड़ी नहीं है ये,
ये जो आपने पूरे बैंकिंग खेल को आप कल तक पूरा समझ जाओगे कि ये पूरा का पूरा खेल क्या है। और ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ये ताश के पत्तों का जो महल है उसके ऊपर खड़ी है। और ये जो रुपए के ऊपर जो चोट करने लग रहा है जनता सरकार मोर्चा, ये उस ताश के पत्तों का जो महल बना हुआ उस महल को गिराने का काम कर रहा है। जिस दिन वो महल गिर जाएगा उस दिन ये व्यवस्था स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि एक व्यवस्था के बदले दूसरी व्यवस्था तो दूसरी व्यवस्था देनी पड़ती है ना। तो जब जनता ये मांग उठाएगी, देवेंद्र भाई बोल रहे हैं कि हमें 1 लाख साथियों की आवश्यकता है, तो जब वो 1 लाख साथी जाके समाज के अंदर गर्जना करेंगे तो समाज, कितना बड़ा समाज हमारे सामने निकल के आएगा। और जब वो समाज पसंद करेगा कि पैसा है तो खुद का छापिए, रिजर्व बैंक कौन होता है, तो जिस दिन खुद का रुपया छाप दिया उसके ऊपर जर्मनी को सर्च करना आप कि जर्मनी मात्र 2 साल के अंदर कैसे महाशक्ति बना था। जब भारत सरकार खुद वो पैसा छापने लगेगी तब जाके भारत असल में स्वावलंबी बन पाएगा, क्योंकि फिर रोजगार भी उत्पन्न होंगे, कर्ज भी अदा होगा, सब कुछ होगा। कर्ज का तो खेल खैर अभी बता ही दिया कि कर्ज कैसे अदा होगा, कल तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ब्याज तो है ही नहीं ना पूरी व्यवस्था में, जो हमारी सनातन व्यवस्था उसमें ब्याज तो कहीं है ही नहीं। जो मत पंथ संप्रदाय की भी बात की जाती है, जो मुस्लिम समुदाय हैं उसमें भी जो कुरान है, कुरान में भी लिखा हुआ है कि ब्याज हराम है। उनका भी तो कोई बौद्धिक सत्र होगा जो उन्होंने देखा है कि इनको क्यों कहा गया कि ब्याज हराम है। और हमारे, हम किसी बुजुर्ग से जाके बात करेंगे, उनसे बोल देना कि मैं जाके शहर के अंदर ये काम करना चाहता हूं, ब्याज पे लोगों को पैसा देना चाहता हूं, वो एक ही बात कहेगा, दुनिया की हाय लगेगी, ब्याज का काम नहीं करना। तो मतलब जो हमारी व्यवस्थाएं रही उन व्यवस्थाओं को काट के हम बैंकों के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज का काम कर रहे हैं। और हम बोलते हैं आज कि भाई सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, बैंकों का पैसा दे दो, समाज का भले ही कितना मार लो। गांव के गांव में आज ज्यादा भी नहीं बोल रहे हैं तो मतलब 10% लोग ऐसे हो लिए हैं जो गांव वालों के ही रुपए मार रहे हैं, बैंक वाले के लेकिन कोई नहीं मार रहा। बैंक वालों के दे रहे और अपने समाज के मार रहे हैं, मतलब अपने भाईचारे ना खराब कर रहे हैं। तो ये पैसे का खेल है। ये पैसे का खेल भी जब जाके हम गांव में बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारा भाईचारा भी कैसे तोड़ा जा रहा है, साजिशन। और ये सारी की सारी बातें एक से एक कनेक्ट है। सिखाने को हमारे पास कुछ नहीं है कि हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन वो ज्ञान जनता के पास जाके रखना कैसे कैसे है, उसको जब हम कर्मबद्ध तरीके से रखना सीख लेंगे तभी हम, ट्रेनिंग नहीं है ये भी, मतलब ज्ञान उत्सर्जन है ये। ट्रेनिंग तो वो होती है कि भाई अब आप आओ यहाँ पे, हम आपको कोई चीज बनाना सिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको जानकारियां दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो जानकारियां समाज में जाके रखनी कैसे है। मूल में तो व्यक्ति है आज भी और हमेशा रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ये चल रहे हैं ये तो ये चाह रहे कि मूल में से व्यक्ति को खत्म कर दो आप। तो समस्या का समाधान भी व्यक्ति ही करेगा और समस्या भी ये कुछ व्यक्ति ही लेकर आ रहे हैं। हो सकता है उनकी सोच जो भी है वही रहेगी, लेकिन हमें इन समस्याओं का समाधान हमने क्रमबद्ध तरीके से जाके समाज में रखना है। और सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास और गांव के पास है, आसानी से कर सकता है। अभी करंट की ही बात बता दें, हम यहाँ पर हैं, हमारे एक साथी हैं सुशील नरवाल, हमारे हरियाणा में सरकार के द्वारा टैब बांटे गए थे बच्चों को। और आपको पता है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो बच्चे अब जो उस पर पढ़ रहे हैं, सारे षड्यंत्रों को आप जानते हैं कि वो टैब बांटे क्यों गए थे। असल में तो हमारी नस्लों को खत्म करना था। जो भी थोड़ी देर पहले सुशील भाई बात कर रहे थे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है और लिव इन रिलेशनशिप में 16 साल की उम्र में रह सकते हैं, मतलब ये साजिशन है। तो 3 गांव में ऐसी जागृति पैदा कर दी उन्होंने कि अब उन गांवों ने सरकार को आवेदन दिया है कि ये जो टैब हमारे बच्चों को दिए गए हैं इनको वापस लो, हमें इनकी जरूरत नहीं है। मतलब है कि ये
बहुत बड़ी बात है ये, जो गांव के गांव जागृत हो रहे हैं और पूरा देश आंख लगाए हरियाणा की तरफ ही देख रहा है कि जो भी होगा यहीं से होगा। हरियाणा कुछ अलग नहीं कर रहा है। बस कुछ साथी हैं, जो मैंने कल भी बात ये बोली थी कि जो जनता सरकार मोर्चा है, मणिये ऐसे बहुत पड़े हैं जो समाज हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जनता सरकार मोर्चा ये मात्र एक माला का काम कर रहा है कि उन मणियों को पिरो दो आप इस माला में, ताकि वो संगठित होकर और इन तानाशाही लोगों से लड़ सके। तो ये काम आपके राजस्थान में भी हो सकता है, ये और राज्यों के अंदर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार हमेशा समझदार लोगों से डरती है। हमने मात्र 50-50 लोगों ने एसपी से भी माफी मंगवाई है। जब जाके उनसे बात की, किसी साथी को हमारे को ऐसे जबरदस्ती उठा लिया था, जब उनसे हमने तथ्यात्मक जाके बात की तो गलती वो पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर गलती हमने अपने हिसाब से मनवाई थी। पहले दिन हमने बोला कि जो उठा के लेके आया है 1 घंटे तक वही माफी मांगे और हमारे साथी को छोड़ दे। उसने उस साथी को छोड़ दिया, आप जाएंगे नहीं वही। 2 घंटे के बाद वो बोले कि ये माफी मांगने के लिए तैयार है, मखाब ये पब्लिकली आके मांगेगा। ने बोला पब्लिकली नहीं मांगेगा। 4 घंटे बाद जैसे ही रात हुई, रात होते हुए बोला भाई पब्लिकली माफी मांग लेगा लेकिन इसकी वीडियो मत बनाना। हमारी शर्त बढ़ती गई और वो हमारी शर्तों पर एग्री होते गए। फिर वो बोले कि आप वीडियो भी बना लो। हमने बोला अब अकेला माफी नहीं मांगेगा भाई, यार रात में हम साथी यहां पर बैठे हैं, सारी रात मच्छरों ना खाए हैं, हम बाहर रोड के ऊपर हमने धरना दिया है, तो आपके अकेले माफी मांगने से क्या चलेगा। तो अगले दिन डीएसपी और एसपी ने भी आके माफी मांगी थी। यह जनता सरकार मोर्चा के साथियों की समझ की ताकत है। क्योंकि लड़ना कैसे है, किससे लड़ना है, क्या बात रखनी है। अगर समस्या एक है, उनके सामने समस्या 10 उठा दो आप, वो तुरंत ये मान जाएंगे इसकी बात 10 लोगों में गई तो वो भी यहीं पर आएंगे। और सरकार हमेशा ये डरती है कि लोग संगठित ना हों। जब संगठित हो गए वो जवाब मांगेंगे तो उनके पास कुछ नहीं है। डरते ही उन्हीं से है ना। मतलब हरियाणा एक ऐसा क्या है कि भाई वहां पर सरकार जो पॉलिसियां बनाती है, एक हरियाणा पंजाब मतलब किसान आंदोलन की बात करें, कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का था, पश्चिम उत्तर प्रदेश था, मतलब इन लोगों ने संगठित होकर विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह है आज के टाइम पे मोदी। और जब उसको झुकाया है तो कोई छोटा काम नहीं कराया उन्होंने। लेकिन समस्या यह है कि अगर जो वहां पर वो लोग अपनी और भी समस्याएं रखते, लेके कुछ नहीं गए थे किसान भी, वो कानून वापिस हुए थे। एमएसपी गारंटी कानून की बात की थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से तंत्र मैनिपुलेट कर ही लेता लोगों को। तो हम वो साथी चाहते हैं कि जब भविष्य में कुछ इस प्रकार की कोई आंदोलन खड़ा हो तो वो समझदार लोग उस आंदोलन का नेतृत्व करें और अपनी शर्तों के ऊपर मनवाएं सरकार को कैसे काम करना है। तब असल में साबित हो पाएगा कि जनता ही सरकार है। तो आप सब लोगों का जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अगर कोई गलत शब्द निकला तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। राम राम आप सभी को।